नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हालात तेजी से बदल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें सिर्फ इन 4-5 राज्यों के चुनाव के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के लिए भी बढ़ती जा रही हैं। परिदृश्य बदल रहा है, तस्वीर बदल रही है और लोकप्रियता का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। आज हम बात करेंगे कुछ सर्वे की, कुछ माहौल की, बाजार के मूड की और इसके साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे कि जो तेजी से परिस्थितियां बदल रही हैं उसमें मोदी जी के लिए आने वाला समय कितना कठिन होने वाला है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। इससे पहले डेटा पे जाएं, इससे पहले बाकी जानकारियों पे जाएं, तथ्यों पे जाएं, एक ताजा खबर जान लेते हैं जो इस चुनाव में और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक गहरा असर डालने वाली है। और ये एक ऐसी दिक्कत है जिसको मैनेज करना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा। नरेंद्र सिंह तोमर, जो मोदी जी के खास कृषि मंत्री हैं, जिनके दौर में किसान आंदोलन को दबाने का काम किया गया था, जो मध्य प्रदेश के जाने माने कद्दावर नेता हैं और जिन्हें मध्य प्रदेश में बीजेपी दिमनी सीट से चंबल इलाके के मुरैना की विधानसभा का चुनाव लड़ा रही है केंद्रीय मंत्री को। नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा एक वीडियो चैट में करोड़ों के लेन देन की बातें करता देखा गया है। ये पूरा मामला जो है ना, ये अपने आप में बड़ी, देखिए सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी अभी तक, इसमें हुआ क्या पहले मैं ये बता देता हूं। एक बातचीत हो रही है वीडियो कॉल पे किसी एक दलाल टाइप के व्यक्ति से, जो वीडियो में दिख रहे व्यक्ति से कह रहा है कि हमने 18 करोड़ रुपए इसको दिला देंगे, उस आदमी को दिला देंगे, उसके बाद में मैं आपका ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। और ये सारी बातचीत हो रही है और देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर के जो बेटे हैं, वो इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा दावा है। क्योंकि जब वीडियो आती है तो यही कहना पड़ता है कि वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं, एक उनके जैसा लगने वाला आदमी है। क्योंकि अंतिम रूप से अपन क्या बोल सकते हैं, जब तक जांच होके ना आ जाए, बाद में पता चला कि वो जांच में झूठा साबित हो गया, फिर आप कहोगे या फिर वो हमें ही नोटिस भेज देगा, भैया आपने तो जो है हमारे को बदनाम कर दिया था। लेकिन इस वीडियो को लेकर ज्यादातर लोगों की धारणा यह है कि हाँ, ये वही है, देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर है, नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा है और करोड़ों के लेन देन की बात कर रहा है। तो अब स्थिति ये बनती है कि ये पूरा वीडियो आने के बाद, पहले आप वीडियो देख लीजिए क्योंकि इस वीडियो में जो बातें बड़ी रोचक हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला हुआ कि ट्यूसडे उनके पास सारा सेटअप हो जाएगा जमा। ट्यूसडे को उनको अपना जो है अकाउंट नंबर आपका मुझे चाहिए होगा। मैं आपको ट्यूसडे 4 बजे इंडियन टाइम कॉल करूंगा। ठीक है। वो लखनऊ जाके खास हमें फोन करेगा जी। और एक और थी पार्टी, वो त्यागी जी की, अगर आपने नाम सुना हो त्यागी जी, मैं आपको बताता रहता हूँ, आरबीआई से जो रिटायर्ड हैं। हाँ, कमिश्नर। हाँ, कमिश्नर। उनकी पार्टी है, वो भी लखनऊ में है, वो 100 CR दे रहा है हमको। वो जब भी ऐसी कोई चीज आती है, ऐसा कोई वीडियो आता है, कोई मसला आता है बीजेपी के खिलाफ, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बीजेपी को थोड़ा सा जवाब तैयार करने में समय लगता है। उनकी सोशल मीडिया सेल, उनकी ट्रोल आर्मी, उनके सारे लोग पहले ये ढूंढते हैं कि वो 5 बातें 10 बातें क्या कहें हम। उसके बाद ये तैयारी होती है कि उन बातों को कैसे कहें, उसमें कौन से तर्क लगाए जाएं, कौन से कुतर्क लगाए जाएं, कौन से खेल किए जाएं। तो जो सबसे बड़ा हथियार है बीजेपी का ऐसे मौके पे, वो हथियार है कि वो कुछ ना कुछ करके और अटैक करते हैं। लेकिन अभी ये हुआ है, इस वीडियो के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी हिल गई। और जब आप थोड़ा साइकोलॉजिकल चीजों को आप जानते होंगे कि होता क्या है कि जब आदमी इमीडिएटली डिनाइल मोड पे आ जाए, सीधे कहे कि हमने नहीं किया, फेक वीडियो, हमको बदनाम किया जा रहा है, तब आप समझ लीजिए कि ये तार्किक तरीके से इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। देखिए, आप चोर हो या ना हो, आप अगर सीधे बोलेंगे ना मैंने कुछ नहीं किया, लोग भरोसा नहीं करेंगे। और ये इलेक्शन का टाइम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यही रास्ता अपनाया। अब मुझे जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कल से जो रास्ता अपनाने वाली है, वो रास्ता है व्हाट अबाउटरी का रास्ता, जो बीजेपी का पुराना रास्ता है।
हर करप्शन का मामला खुलने के बाद सैकड़ों हजारों खुल चुके हैं इस पार्टी के खिलाफ, सबके खिलाफ खुलते हैं, इसके खिलाफ भी खुल चुके हैं। और हर मामला खुलने के बाद ये कुछ दिन तक दाएं बाएं करते हैं और सबसे बड़ी बात ये करते हैं, वो ये करते हैं तो क्या हुआ, मोदी जी ने पैसे खा लिए तो क्या हुआ। उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस केस में मोदी जी ने खा लिए, या तोमर साहब के लड़के ने लेन देन कर लिया तो क्या हुआ। आजकल तो सब करते हैं, ये एक तर्क आता है। क्या कांग्रेसी ऐसा नहीं करते थे, क्या कांग्रेसियों ने करप्शन नहीं किया, दूसरा तर्क आता है। तो कल से परसों से ये व्हाट अबाउटरी वाला जो मैं आपको बता चुका हूं कि लॉजिकल फैलेसीज क्या होती हैं, जो वीडियो बना चुका हूं कौन कौन सी लॉजिकल फैलेसी होती है और किस तरह से झूठ और कुतर्क किए जाते हैं। उसमें एक लॉजिकल फैलेसी मैंने बताई थी आपको, व्हाट अबाउटरी वाली। तो अब ये व्हाट अबाउटरी वाली इस्तेमाल होगी और लगातार 1-1.5 महीना यही चलेगा, पूरी ताकत से, पूरी ट्रोल आर्मी, सारी चीज, जैसे अडानी को आजकल बचाने में लगे हुए। अडानी ने कुछ भी नहीं किया है, ये है एक इंप्रेशन। तो वो उसमें जुट जाएगी और उसके बाद में नरेंद्र सिंह तोमर के सपूत साहब का मामला ठंडा पड़ने के बाद में फिर वही पुरानी बात, 70 साल में इतनी ईमानदार सरकार कोई नहीं हुई, इससे ईमानदार कोई नेता नहीं हुआ, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, वगैरह वगैरह। ये तो भारतीय जनता पार्टी करने वाली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करती है, इस पे सवाल उठता है। कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी कह के निकल जाएगी और लोगों के अंदर उसका कोई असर नहीं होगा, जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी, तो वो कहना भी थोड़ा गलत है। क्योंकि अब सोशल मीडिया सेल के मामले में कांग्रेस पार्टी, अगर बीजेपी डाल है तो कांग्रेस पार्टी पात बन चुकी है। आप राहुल गांधी के वीडियोस के व्यूज देख लीजिए, मोदी जी से मिला लीजिए, आप उनके द्वारा लाए जाने वाले ट्वीट देख लीजिए किस तरह से रिट्वीट होते हैं, जिस तरह के वीडियो वो लेके आते हैं किस तरह से वायरल होते हैं। तो वो इस तरह से स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं शेर पे सवा शेर की तरह से खेलते हैं, और ये है वीडियो प्रूफ। और इसको बहुत तेजी से कांग्रेस पार्टी फैलाएगी और फैला रही है। तो अब क्या है, ये टाइमिंग बड़ी खतरनाक है। जिस समय में ये पोल खुली है, जिस तरह से मंत्री जी का बेटा, एक मंत्री का कैबिनेट मंत्री है, मोदी जी के सबसे विश्वस्त मंत्री हैं, आसपास के मंत्री हैं, वो सैकड़ों करोड़ के खेल कर रहा है, ये बातें हो रही है, बैंक अकाउंट दूसरों का ले लो, उस बैंक अकाउंट में पैसे डालो, इसमें डालो। तो ये पूरा मोडस ऑपरेंडी सिर्फ इसलिए नहीं कि ये इसमें भ्रष्टाचार की बात हो रही है, ये लोग इसको लर्न करने के हिसाब से भी देखेंगे, सीखने के हिसाब से भी, कि ये नेता लोग पैसे लेकर ब्लैक का व्हाइट कैसे करते हैं, कैसे ये पैसे लेते हैं। आज के जमाने में तो 100 रुपए का लेन देन मुश्किल हो गया है ना, ये दिमाग में आता है। और ये पैसा पार्टी को नहीं जा रहा है, ये भी इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आप इसको ये भी नहीं कह सकते हो कि ये इलेक्शन फंड का मामला है, इसका मामला है। लेकिन हाँ, एक बात कड़वी बात है, नेता लोग मुंह खोल के, अभी अमित शाह जी जा रहे हैं, अब वहां पे जो रैलियां हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी पूरा यहां से पैसा भेजेगी? किसी को बोल दिया कि आप इतने रुपए का, आप टेंट का इंतजाम कर देना, आप कुर्सियों का इंतजाम कर देना, उसको करना है। वो छोट भैया नेता, बड़ भैया नेता, जैसा भी नेता हो, और वो खुशी खुशी करता है, आज मैं इंतजाम कर रहा हूं, परसों हो सकता है टिकट मिल जाए, या मैं चला जाऊं तो मंत्री मेरे 4 काम कर देगा। पैसे लेके ही कर दे, उसमें भी कमीशन मिलना है मुझे। तो इसलिए ये पूरा एक रैकेट, ये करप्शन के गैंग्स हैं, जितने भी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, और ये पूरा नेटवर्क है। और जितने कलफ लगे कुर्ते लगा के और बड़ी बड़ी जो है वो फॉर्च्यूनर में घूमने वाले लोग हैं, वो सब एमएलए मिनिस्टर बनने के लिए नहीं घूम रहे हैं, पार्षद बनने के लिए नहीं घूम रहे हैं। उनको दलाली के जरिए जो कुछ मिल जाए, 10%, 5%, 20%, जब 18 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ के काम हो रहे हैं, 50 करोड़ के काम में अगर कोई आदमी मुझे 5% देता है, तब भी मुझे 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। तो 1 करोड़ रुपया एक डील में कम होता है क्या? तो इस तरह से लगातार, बस 2% भी देता है तो 1 करोड़ मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग चल रहा है। तो लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को देख के समझेंगे, अच्छा इस तरीके से खेल चलता है। तो इस जिज्ञासा में भी ज्यादा देखेंगे, ज्यादा बांटेंगे। तो ये एक फैक्टर है जो बीजेपी के लिए मुश्किल ला सकता है। अभी क्या है मसला कि ये जो चुनाव चल रहे हैं, अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है लोकसभा चुनाव का। फिर मोदी जी बाद में कमल के लिए वोट मांगने लग गए, अपने लिए वोट मांगने के बजाय। फिर मध्य प्रदेश में कमल के लिए भी वोट नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपका वोट मुझे जाएगा, ये कहते थे मोदी जी। अब इन राज्यों में कह रहे हैं कमल को वोट दो, और मध्य प्रदेश में कमल को भी नहीं मांग रहे, क्योंकि कमलनाथ जो है वहां पे वो चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस की तरफ से।
तो जो सीन बन रहा है उस सीन में अभी जो सर्वे आया सी वोटर का, उस सी वोटर का सर्वे बता रहा है, ये जो सेमीफाइनल की बात हो रही है कि सेमीफाइनल में एक टेबल आपके सामने रख रहा हूं, ये टेबल बता रही है कि जो नतीजे हैं 230 सीटें मध्य प्रदेश में, जिसमें से बीजेपी को 99 से 111 के बीच सीटें आने वाली हैं, कांग्रेस को 118 से 130 आने वाली हैं और अदर्स को 2 सीटें आने वाली हैं। और वोट शेयर के मामले में कांग्रेस का 2% वोट शेयर ही बीजेपी से ज्यादा आ रहा है मध्य प्रदेश में। तो क्लियर कट मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की बात हो रही है। इसके अलावा राजस्थान में राजस्थान में इसका उल्टा है और ये बात चल रही है कि वहां पर जो सरकार है वो बीजेपी बना लेगी। और आंकड़े बताते हैं कि 67 से 77 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी और 114 से 124 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें, इसमें 36 से 42 सीटें बीजेपी को मिलेंगी और 45 से 51 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। इस तरह से यहां पर सरकार बन जाएगी कांग्रेस की। ये 3 राज्य हैं, इसमें तेलंगाना और मिजोरम छूट गया है। तेलंगाना में त्रिकोणीय संघर्ष है, भारतीय जनता पार्टी भी फाइट में, लेकिन कितनी फाइट में पता नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जब 2 सीटें आई थी भारत में तब भी वो तगड़ी फाइट में थी, क्योंकि ये जो है ना इतना शोर करने वाली पार्टी है और इतना टूट के पड़ने वाली पार्टी चुनाव में कि इसका हर चुनाव लगता है कि अब तो ये जीत ही जाएंगे। कर्नाटक में क्या माहौल बनाया था भाई साहब, मोदी जी की रैलियां, ये वो फला ढिमका। तो ये एक है उनकी एक खूबी है, वो अपने चुनाव को पूरे दम के साथ में लड़ते हैं, बहुत संसाधन झोंकते हैं। जिसके पास 2 सीटें हो वो भी संसाधन झोंक रहा है, तो संसाधन कितने होते होंगे आप सोचिए। तो ऐसी स्थिति बन रही है। लेकिन अगर आप वोट शेयर के आंकड़े पे जाएं तो राजस्थान में, जिसमें अब बीजेपी की सरकार आने की बात कही जा रही है, अदर्स को 13% मिलने वाले हैं। ये सीन बता रहा है कि जो अदर्स के 13% वोट हैं, अगर मोदी जी के मंत्री का, देखिए है वो मध्य प्रदेश का, नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के हैं, उनका बेटा मध्य प्रदेश का है, लेकिन चूंकि केंद्रीय मंत्री मोदी जी का राइट हैंड और उसका बेटा इस तरह के काम कर रहा है, खनन माफिया के साथ में मिलकर खेल कर रहा है। मैं आपको एक चीज और बीच में जोड़ दूं कि ये उस इलाके से आते हैं और जहां से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जहां पे खनन माफिया बेखौफ है। उसके खनन माफिया से जुड़ी हुई कई खबरें आती रहती हैं। एक आईएएस अधिकारी को कुचल के मार दिया था खनन माफिया ने। ये उस इलाके के लोग हैं और वहां पे खदानों के ठेके को लेकर इतनी बड़ी बड़ी कहानियां जो हो रही हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि राजस्थान में जब इसको लेकर जाएगी कांग्रेस पार्टी, कि मोदी जी के मंत्री किस तरह से लूटते हैं। और इस 13% में से जो अदर्स की सीट है, अगर 3% एंटी बीजेपी सेंटीमेंट के कारण आदमी कहे कि भैया हमको बीजेपी को हराना है, हम कौन जीत सकता है, कांग्रेस जीत सकती है, तो उसको वोट दे दो। अगर ये सीन बनता है तो राजस्थान भी बीजेपी के हाथ से चला जाएगा, यानी तीनों हिंदी भाषी राज्य बीजेपी के हाथ से गए और कांग्रेस पार्टी वहां सरकार बना रही है। 3 राज्य। 2024 के लोकसभा चुनाव पे अगर आप मैप करें, मानते हैं कि उस समय चुनाव का रिफ्लेक्शन इसका नहीं होगा, लेकिन एक चीज मान के चलिए, जिस राज्य में 3 राज्यों में सरकार है, प्रशासन है, सरकारी संसाधन है, वहां की पुलिस और वहां के अफसरान हैं, अगर वो कांग्रेस पार्टी नियंत्रित कर रही है तो उन राज्यों में से किसी दूसरी पार्टी के लिए उतनी ही बेहतर परफॉर्मेंस निकाल पाना आसान नहीं है, जिसका प्रबंधन तगड़ा होता है। इसीलिए आपने देखा उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी ही सीटें जीतती है। तो ये 3 राज्य, अभी तो क्या है, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ पे ही डिपेंडेंट है कांग्रेस पार्टी, संसाधनों के मामले में भी, पैसे के मामले में भी, ज्यादातर चीजों में। तो 3 राज्यों में अगर ये जीतते हैं तो 2 राज्य तो सॉलिड हैं एकदम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो बीजेपी के लिए मुसीबत बनेंगे। और अब राजस्थान में एक और फार्मूला आ गया है जो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ईडी के अधिकारी अगर छापा मारने भेजे जाते हैं तो प्रदेश सरकारों ने, राजस्थान से इसकी शुरुआत हो गई है, करप्शन, रिश्वतखोरी के मामले में ईडी के अफसरों को भी लपेटना शुरू कर दिया है। अभी हाल में गिरफ्तारी हुई है, यानी ईडी के अधिकारी भी हाथ डालने में अब सोचेंगे। अभी तो ये होता था डाल दो। और एक बात याद रखिएगा, जो सरकारी अफसर होता है
वो जाके लड़ जाएगा डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि इसका पर्सनल फायदा और नुकसान नहीं। जिस दिन उसको लगेगा कि उसके पर्सनल उसके ऊपर आ रही है, उसके खिलाफ एफआईआर हो रही है, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, उस दिन वो फूंक फूंक के कदम रखना शुरू कर देगा। और राजस्थान से ये संदेश आया, तो आप ऐसे मान के चलिए कि ये सीन बदल रहा है 24 के लिए। अब अगर आप जाएं तो छत्तीसगढ़ में 9 सीटें हैं, कुल मिला के 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में, और छत्तीसगढ़ में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी हारती है। अगर तीसरी बार हारती है तो निश्चित तौर पर लोकसभा के लिए उतनी 9 की 9 सीटें सिक्योर करना मुश्किल होगा। यानी एक नई चुनौती भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में है। अगर इसी तरह से आप मध्य प्रदेश में जाएं तो मध्य प्रदेश में भी स्थिति बहुत जबरदस्त है। कुल 29 सीटों में से 28 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसी तरह से अगर आप राजस्थान में जाएं तो राजस्थान में करीब 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, एक सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास है, और कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है। यानी इन 3 राज्यों में अगर सेंटीमेंट बदल रहा है तो इसका गेन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का होगा। एंटी इनकम्बेंसी का जहां तक सवाल है, राज्यों में जो सरकार आई है वो नई है, और सरकार आने के कुछ समय बाद ही वहां पर स्थितियां ये बनने वाली हैं कि लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं कि इतनी जल्दी दुखी हो जाए लोग इन 3 राज्यों में। तो हिंदी हार्टलैंड में भारतीय जनता पार्टी की सिचुएशन खराब हो रही है। मैं आपको पहले बता चुका था कि वो साउथ में जाके हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन साउथ में वहां पर जो पूरा का पूरा उदयनिधि और दूसरा पूरा का पूरा स्टालिन का पूरा सेटअप है, वहां भारतीय जनता पार्टी के धुर्रे बिखर चुके हैं सनातन वाली कंट्रोवर्सी के बाद में। तो 24 में जो तस्वीर निकल के आ रही है, उस तस्वीर में इन 3 राज्यों का जो नतीजा आने वाला है वो, प्लस मोदी जी के अपने परसेप्शन, और सबसे बड़ी बात करप्शन के एक के बाद एक बहुत सारे मामले जो निकल के आ रहे हैं। राम मंदिर का मसला, कई लोग कह रहे हैं राम मंदिर का माहौल बनेगा, राम जी का मंदिर बनवा दिया जी, मोदी जी मूर्ति लेके जाएंगे आधा किलोमीटर पूरा, जैसे अटल जी के अंत्येष्टि में भी वो गए थे, तो पूरे समय कैमरे उनके ऊपर रहेंगे, एक लंबा सीधा प्रसारण होगा। अब उसकी कितनी व्यूअरशिप आती, कितने लोग देखते हैं, अलग मसला। लेकिन इस सब को करके राम मंदिर को मसला बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब राम मंदिर में अनिश्चितता खत्म हो गई है। राम मंदिर लोगों को मिल चुका है, और जब तक नहीं मिलता है तब तक चीज की कीमत ज्यादा होती है। अगर आपका बहुत मन हो कि आज आईफोन 15 हो आपके पास में, तो जब तक नहीं आया ना तब तक वो आईफोन 15 जिस दिन आपके हाथ में आ जाएगा उसके 1 महीने बाद उसमें और 9,000 रुपए वाले रेडमी फोन में कोई अंतर नहीं होता है। बस इतना रह जाएगा, लोग देखेंगे तो कहेंगे भाई इसके पास लेटेस्ट फोन है, वो भी आईफोन। तो जब तक कुछ मिलता नहीं है तब तक उसकी बहुत कीमत होती है। राम मंदिर के मामले में भी यही है। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया राम मंदिर, उस दिन मसला नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी उसको भले ही भुनाने की कोशिश कर रही है। तो एक पूरा कंपोजिट जो सीन दिख रहा है, वो सीन ये दिख रहा है कि 2024 के लिए धीरे धीरे करके चीजें हाथ से निकल रही हैं। इसके अलावा आप जनरल सेंटीमेंट की बात करें, देखिए आपको अगर मैं कहूं कि कौन जीतेगा, तो आप झट से बोल देंगे कि जो भी पार्टी आप पसंद करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी पसंद करते हैं, बोलेंगे हाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अगर आप कांग्रेस को पसंद करते हैं, आप कहेंगे कांग्रेस जीतेगी। आप आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं तो हो सकता है आप राजस्थान में कहें नहीं आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में भी बन रही है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है आप इस पर शर्त लगाइए, आप इस पर पैसे लगाइए, 1 लाख रुपए लगाइए, 2 लाख रुपए लगाइए, 10 लाख रुपए लगाइए, तो क्या आप अपनी यही राय देंगे? निश्चित तौर पे नहीं देंगे। तो कौन लोग हैं जो पैसे लगाकर और अपनी बात रखते हैं? वो लोग होते हैं सटोरिये। तो सटोरिये कौन जीतेगा ये ऐसे ही नहीं बोल देते हैं। वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से पता लगाते हैं कि भैया किसके जीतने के आसार हैं। उनका अपना नेटवर्क होता है, उनके अपने सर्वे होते हैं, उनकी अपनी चीजें होती हैं। गांव गांव गली गली से पता लगाना, क्योंकि उनके लिए करोड़ों रुपए का खेल है, सैकड़ों करोड़ सट्टे पे लग जाते हैं। तो राजस्थान में फलौदी का सट्टा बाजार बहुत फेमस है। और राजस्थान कौन सी जगह है? राजस्थान, फलौदी राजस्थान में ही, तो राजस्थान के सबसे नजदीक है। तो जो सट्टे बाजार का भाव है उसके हिसाब से जो सीटों का रुझान निकल के आ रहा है, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया है, ये डाटा
सट्टा बाजार का डाटा कोई प्रेस रिलीज से जारी नहीं होता है। तो 120 से 130 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का 40 से 50 सीटें ही आ रही हैं। यानी सट्टेबाज राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार बना रहे हैं। ये देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का मामला या सारी चीजें बाद में आई हैं, सर्वे भी जो भी है वो उससे पहले आए हैं, और लेकिन ये जो है और बाकी चीजें हैं वो तो तस्वीर कुछ और बता रही हैं। इसकी तरह मध्य प्रदेश में 140 से 150 सीटें आ रही हैं, छत्तीसगढ़ में 75 से 80 सीटें आ रही हैं, बीजेपी को कुल 5-7 सीटें मिल रही हैं, तेलंगाना में 65 से 72 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, बीजेपी बीआरएस को मिला के 35-40 सीटें मिल रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है अगर आप देखें तो तस्वीर तो ये कह रही है कि कुछ ना कुछ डावाडोल है। और 2024 के लिए मोदी जी को कोई ना कोई नया फार्मूला ढूंढना पड़ेगा। राम मंदिर नहीं चलेगा, करप्शन अब एक मुद्दा बीजेपी के खिलाफ बन गया है, जो मुद्दा 2019 से पहले 2014 से पहले कांग्रेस के खिलाफ था। चाहे वो अडानी का मामला हो, चाहे ये देवेंद्र तोमर का मामला हो, या इस तरह के जो 25-50 मामले हैं, इनको अगर आप रख लें तो धीरे धीरे करके जो करप्शन का मसला है वो कांग्रेस के खिलाफ था पहले, अब बन गया बीजेपी के खिलाफ। तो मोदी जी को सबसे बड़ा जो संकट और धक्का लगने वाला है वो लगने वाला है करप्शन के फ्रंट पे। ईमानदार सरकार लाए थे। फ्री अनाज का भी एक मसला खड़ा हो गया है, क्योंकि फ्री अनाज बांटने के लिए अनाज की दिक्कत है, क्योंकि फसल नहीं हुई है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको बताया था, अगर फ्री अनाज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अनाज लाएंगे कहां से, बड़ा सवाल है। क्योंकि अनाज सरकारी भंडार अगर खत्म हो रहे हैं, अनाज के कम हो रहे हैं, तो इससे अंदाजा लग जाता है क्या सीन बन रहा है। तो वो भी फार्मूला आपका वो कोविड के टाइम पे आपने बांटा था, आप अनिश्चितकाल के तो बांटते नहीं रह सकते हैं। तो कुछ नया, कुछ डिफरेंट। अगर आपको लगता है पुलवामा चलेगा, नहीं, पुलवामा एक बार बिक चुका है, नया लाइए। और ये नया ही मोदी जी की नैया पार लगा सकता है। अब वो नया कितना बड़ा होगा, कितना जबरदस्त होगा, कैसे खेलेंगे, ये अलग बात है। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी भी अंदर से जानती है कि इन विधानसभा चुनावों से कोई उम्मीद करना बेकार है। और अगर वो उम्मीद करती होती तो मोदी जी सभा में कह रहे होते आपका वोट सीधा मेरे पास आएगा, कह रहे होते। अपने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को दोहरा रहे होते, जिसको नहीं दोहरा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इनकी छवि खराब है और इनके प्रति जो गुस्सा है वो गुस्सा पार्टी के ऊपर ना निकले, इसलिए इनको एक तरफ बिठा दो। भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं ताकि लगे कि हर आदमी को लगे कि मेरे ही आदमी बनने वाला मुख्यमंत्री। लेकिन ये सब आप तब करते हो जब आपका पक्का हो कि भैया जीत के तो आना नहीं है, आप उस तरीके से बच लो। ये चीजें बता रही हैं कि 24 के लिए एक नया चमत्कारी कुछ लाना पड़ेगा मोदी जी को। जो लोग मोदी जी को बहुत महान चमत्कारी पुरुष मानते हैं, जिनको लगता है कि चाणक्य हैं अमित शाह, तो वो लोग मान सकते हैं कि हाँ भाई ये कुछ ना कुछ नया करेंगे और गेम पलट देंगे। दूसरे लोग ये मान सकते हैं नहीं करेंगे। तो सीन कुल मिलाकर ये है, और सीन के बीच में अब कुछ ऐसा दौर आ रहा है जिसमें चीज़ें बदल रही हैं और इस बदलाव को लोग महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे पत्रकार आपने देखा होगा अलग अलग जगहों पे, इस तरह के जो मौसम विज्ञानी पत्रकार होते हैं, उन्होंने कांग्रेसियों से प्रॉक्सिमिटी बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेसियों को गाली भी पड़ रही है कि भैया इनको आप क्यों पास में बैठने दे रहे हो। जो भी है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।